आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में धीमंत विजय मानकर साहब, जो एम्बस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और भारतीय संविधान और चुनाव प्रणाली पर जिनका एक बहुत बड़ा स्टडी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि हम देख रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है। तमाम जद्दोजहद में जो पार्टियां जीतती है वो खुशियां मनाती है, जो हारती है वो सीधा का सीधा ठिकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ देती है। और देश भर में बड़े आंदोलन खड़े हो रहे हैं कि ईवीएम मशीन को बैन होना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि जितने भी प्रगत राष्ट्र है, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, जो बहुत पुराने लोकतंत्र के स्टेट्स है, वहाँ से भी ईवीएम अब बैन हो रहा है। आप क्या कहेंगे ईवीएम के बारे में? मेरा ये फाइंडिंग है, क्योंकि जो हमने किया पार्टी की तरफ से वो मैं बताना चाहूँगा जी। दिल्ली स्टेट के जो मेरे सेक्रेटरी है उनके थ्रू मैंने जो है ये पिटिशंस फाइल करवाई है जी। 3 पिटिशन फाइल कराई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। पहली पिटिशन 23 जनवरी को कराई है, दूसरी पिटिशन जो है वो 29 जनवरी को कराई और तीसरी आखिरी पिटिशन जो है वो 8 फरवरी को कराई है। जी। मेरा ये स्ट्रेट कहना है कि ये कंप्यूटर है और अगर कंप्यूटर है तो उसके कंप्लायंसेस है, उसके लाइसेंसेस होने चाहिए, उसके सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, उसके इंटरनल डिज़ाइंस के अप्रूवल्स होने चाहिए, उसका जो है वो एक सिक्योरिटी का प्रोसीजर के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, सॉफ्टवेयर कोड स्टैम्पर्ड है या नहीं है इसके सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, ये लॉ है, और इलेक्शन लॉ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। अगर ये दोनों लॉ को मिला दिया जाए सेक्शन बाय सेक्शन और क्लॉज बाय क्लॉज जो भी अगर मिला दिया जाए तो ये मशीन इलीगल है। ये मेरा फाइंडिंग है और ये मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को मैंने पिटिशन किया है और आने वाली लोकसभा चुनाव को मैं एडजर्न कराने के लिए आगे लीगल स्टेप लेने वाला हूँ। बिल्कुल, आप आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसको एडजर्न करने वाले हैं। बट ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बड़े दावे के साथ कहता है कि ईवीएम मशीन में कोई खराबी नहीं है। ईवीएम मशीन, उनका कैंपेन भी चल रहा है। आपने सुना होगा कि कुछ सरकारी कर्मचारी डमी ईवीएम लेके चौक में, घर में जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम, ये जो स्टैंड ईसीआई का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ये स्टैंड कितना लीगल है? इसको मैं चोर के दाढ़ी में तिनका कहूँगा जी। देखिए, जब लोग कहते थे कि भाई आप हमको मशीन दो, हम एक्सपेरिमेंट करके आपको बताते हैं कि भाई ये कैसे मैनिपुलेट हो सकती है, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक भी पार्टी को, एक भी जो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो इसको चैलेंज कर रहे थे, उनको खुद के कस्टडी में भी मशीन नहीं दी कि भाई आप आओ, ये हमारी कस्टडी है, आप एक्सपेरिमेंट करो और हमको टेम्पर करके दिखाओ। एक ने भी नहीं किया। जब वो सारा चैलेंज जो है वो ख़त्म हो गया, अब जब जो ये आंदोलन उठ रहा है इंडिया के अंदर में अलग अलग ढंग से, और जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उनको हमारा सपोर्ट है एपीआई की तरफ से, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि नहीं नहीं, हमारी मशीन तो ऐसी है, ठीक है, वो है, आओ देख लो। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश के लोगों को या तो मूर्ख समझता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को या तो जो है वो कुछ रेलेवेंट नहीं समझता। ये 85 क्वेश्चन एंड आंसर्स की बुकलेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये सारा मैं पढ़ने के बाद, एक एक क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, ये इनके मैनुअल्स है ईवीएम और वीवीपैट के, ये सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं ऑफिशियल। ये पढ़ने के बाद मैं कह रहा हूँ कि आपके पास लाइसेंस नहीं है इस मशीन का, आपके पास में सोर्स कोड को जो टैंपर होता है या नहीं इसका सर्टिफिकेशन नहीं है, आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सेफ्टी प्रोसीजर्स है उसको फॉलो नहीं किया है। आप कहते हैं कि हमारी मशीन जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो जिसको हम 5G कह रहे हैं, उससे जो है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ तक के इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन हमारा जितना 5G चल रहा है वो 64 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। तब आपके मशीन के पास सर्टिफिकेशन नहीं है। वो सर्टिफिकेट कौन साइन मारेगा कि इंटरफियरेंस हुआ या नहीं हुआ? वो ऑफिसर आपके पास नहीं है। भेल और ईसीआईएल के जो इंजीनियर्स आ रहे हैं मशीन को रिपेयर करने, या सिंबल लोडिंग यूनिट जो जब फाइनल लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की तो 5 दिन पहले अपलोड करने के लिए इंटरनेट लगा के एक अलग से लैपटॉप लेके आपकी वेबसाइट से लेके जो कोड को जो है वो अपलोड कर रहे हैं, तो ये टैंपर्ड है या नहीं इसका सर्टिफिकेशन नहीं है। ये जितने ऑफिसर्स है भेल के और ईसीआईएल के, जितने आपके आउटसोर्स पर्सन्स है, दे आर नॉट ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी ऑफ द डेप्यूटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो इतने सारे फ्लॉज है आपके पास। ये लॉ तो हमने नहीं बनाया, ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाया। दोनों लॉ को अगर मिलाए तो इसका कंप्लायंस ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बच्चों की तरह क्वेश्चन आंसर जो दे रहा है,
मैं समझता हूँ ये बचकानी बात है। Sir, one more question. Yeah. According to Information Technology Act 2000, हाँ, what is in this act about this EVM machine? this act applies to every computer in India. Yeah. So EVM machine is a computer. Every machine which is doing some logical calculations, logical arithmetical calculations and storing the memory and reproducing the memory is a computer. तो EVM is a computer. अब ये EVM पहले जो है कहते थे स्टैंड अलोन मशीन है कि भाई इधर बैलेट यूनिट है, इधर कंट्रोल यूनिट है, यहाँ से आप डालो वो डायरेक्ट जाएगा बैलेट यूनिट में। लेकिन जब से इसमें वीवीपैट लगा है तो अब जो है वो कमांड जो है वीवीपैट को जा रहा है और वीवीपैट जो है वो कंट्रोल यूनिट को दे रहा है। वीवीपैट में भी सॉफ्टवेयर है, सोर्स कोड है, आपके कंट्रोल यूनिट में भी सॉफ्टवेयर एंड सोर्स कोड है। तो ये जो है अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का लॉ उस पर अप्लाई होता है, ये सिंपल बात है। और ये लॉ ये कहता है कि भाई आपके पास मशीन के प्रॉपर लाइसेंस होने चाहिए, प्रॉपर एग्रीमेंट होने चाहिए। जैसे अभी इसकी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर है, वो जहाँ तक हमारी जानकारी है कि पहले अमेरिका और जापान की कंपनी बनाया करती थी। एक माइक्रोचिप कंपनी थी यूएस की और एक रेनाइसेंस जापान की कंपनी थी। ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर बनाती थी। इसका मतलब आपने उनको माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए, जिसको माइक्रोचिप कहा जाता है, वो बनाने के लिए आपने दिया, तो वो एग्रीमेंट कहाँ है? अगर वहाँ पर वो उसका सोर्स कोड टेम्पर करके भेजते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन कौन देगा? तो देयर इज अ रूल इन दिस लॉ कि फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है, उसकी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे कई डिटेल प्रोविजंस है। जैसे आपने आज वोट डाला तो ये मशीन टैंपर हुई या नहीं, इसका सर्टिफिकेशन कौन देगा? कलेक्टर तो नहीं देता है। अब काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग के आखिरी वोट काउंट होने तक वहां तक सर्टिफिकेशन देना चाहिए कि मशीन टैंपर्ड नहीं है। जैसा फॉर्म मिलाया जाता है, इतना वोट पिला, इतना काउंट हुआ। ये फॉर्म के बगैर तो आप वैलिड नहीं मानोगे इसको। तो ये तो फॉर्म फिजिकल हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में एग्जैक्ट इतने वोट आए, इतने वोट काउंट हुए और ये मशीन टेम्पर्ड नहीं है। जिस दिन काउंटिंग हुआ उस दिन भी, जब स्टोर रूम में थी तब भी, और जब काउंटिंग हो रही, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। जब सर्टिफिकेशन ही नहीं है तो उसको वैलिड कैसे माने? One more question. If we goes to court against the EVM machine, what is our legal and technical stand in court? The legal and technical stand is very clear because this is a techno legal case. ये जो है वो ना केवल प्योरली लॉ का केस है, ना प्योर टेक्नोलॉजी का केस है। This is a combination of two laws, a cyber law and election law, basically, and a little bit of telecommunications act. So stand is very clear कि under the provisions of this law, this machine is illegal because these certifications, these documentations, this internal design, you see, compliances, the safety procedure protocols, they are not at all, you see, certified under this act and the election law, and therefore this machine is illegal. And if the machine is illegal, how the election can be legal? अगर मशीन ही इलीगल है तो इलीगल मशीन पे लीगल चुनाव कैसे हो सकता है? तो ईवीएम को इलीगल डिक्लेयर कराने का स्टेप मैं ले रहा हूँ। So we said the machine stole our votes. Yeah. But how it is possible technically? You see, there are many ways to, you see, manipulate this machine. You see, the computer scientists will be in a better position to tell this, but I'll tell you some basic aspects. When the vote is, you see, stored in the memory chip, okay, there is a source code command, okay, that can be manipulated, okay, that is the first thing. That can be, then some spurious votes can also be injected in this, because there is no certification. Whether you have injected the spurious vote or not, there is no certification. So even after the voting, you can inject the spurious votes with the help of the engineers of BL and ACIL. Okay, that is the second way. The third way is that if the electromagnetic waves are interfering, the voting procedure, what is being happening on the machine, can also be, you see, manipulated through the electromagnetic waves. That is the 5G spectrum waves. And this machine, on all the booths there is a 5G spectrum. On all, you see, counting booths there is a 5G spectrum. So that machine can be interfered by the 5G spectrum also. So these are 5-6 major, you see, ways in which this can be manipulated. Now this VVPAT, you see, 5 दिन पहले 6 दिन पहले जब आपकी कैंडिडेट लिस्ट फाइनल होती, सिंबल लिस्ट, तब जाके ये आते हैं ऑफिसर्स और उसको अपलोड करते हैं। तो उस समय इंटरनेट लगाया जाता है। अब ECI कहती है कि हमारी मशीन स्टैंड अलोन है, इसको हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ इंटरनेट लग गया, इंटरनेट लगते से उसको हैक किया जा सकता है। जब इंटरनेट नहीं था तो हैकिंग का इशू नहीं था, केवल टेम्परिंग का इशू था। अब उसमें हैकिंग का आ गया, और ये लॉ कहता है ना कि भाई टेम्परिंग नहीं होना चाहिए। ये लॉ, इलेक्शन लॉ खुद कहता है कि टेम्परिंग नहीं होना चाहिए, पर वो टैंपरिंग जो है वो फिजिकल टैंपरिंग की कंसेप्ट है। ये लॉ कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक टैंपरिंग क्या होती है। तो इसका तो कंप्लायंस ही नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन। तो आप जो है सिर्फ ये देख लोगे कि साइन मारी है, ये डेट को बंद हुई थी, ये सील है, और वो सील की चिट्ठी आप पढ़ रहे, वेरीफाई करा रहे, दैट इज अ फिजिकल टैंपरिंग चेक कर रहे। पर इलेक्ट्रॉनिक टैंपरिंग का तो कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं है इस मशीन में।
तो जब इलेक्ट्रॉनिक टैंपरिंग का सर्टिफिकेशन ही नहीं है तो हम कैसे मान ले कि ये मशीन जो है वो फुल प्रूफ है। बिल्कुल, कुछ एक्टिविस्ट जो ईवीएम के विरोध में काम कर रहे हैं या। वो कहते हैं कि ठीक है, एक आध बार ईवीएम मशीन रही तो चलता है, पर उसका मिलान जो है वीवीपैट की जो पर्ची है उससे होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का मिलान हो गया तो क्या इलेक्शन लीगल हो जाएगा? नहीं, मेरा ये मानना है फिर भी लीगल नहीं होगा, क्योंकि मशीन में जब तक सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसेस और एग्रीमेंट्स और डिजाइन्स के अप्रूवल और सेफ्टी प्रोसीजर्स का प्रोटोकॉल्स के जब तक साइनिंग नहीं होगा आखिरी वोट काउंट होने तक, तब तक ये मशीन लीगल नहीं होगी। चाहे आप चिट्ठी मिलाओ तो भी लीगल नहीं होगी। मेरा ये क्लियर मानना है कि ये पूरे कंप्लायंसेस के बगैर ये मशीन लीगल नहीं हो सकती है। अच्छा, इसलिए मेरा मेजर जो है वो स्टैंड ये है कि मशीन इलीगल है, चुनाव लीगल नहीं हो सकते, और इसलिए ये अर्जेंट होना चाहिए। पहले ये कंप्लायंसेस हो, फिर इलेक्शन हो, या तो बैलेट का ऑलरेडी प्रोविजन है तो बैलेट से कराओ। बिल्कुल। हम बैलेट पे अगर आते हैं, ईसीआई किसी सरकारी जो सरकारें हैं उनके प्रेशर में आकर काम कर रही है, सारी यंत्रणाएं उसके प्रेशर में आके काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी हम देखते हैं या कोर्ट भी देखते हैं, तो हम जिस तरह से विश्वास पहले किया करते थे, क्या हम वहां जाते हैं तो इस तरह का अभी विश्वास नहीं रहा। अगर इस देश में नहीं मानी जाती है तो हमारे पास कौन सा रास्ता रहता है? देखिए, वी हैव टू एग्जॉस्ट द प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो जब प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है उसको हम एग्जॉस्ट करेंगे, पहले हमने प्रोसीजर ऑफ लॉ एग्जॉस्ट किया इलेक्शन कमीशन के साथ में, अब हम आगे जो है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो प्रोसीजर ऑफ लॉ भी जो हम एग्जॉस्ट कर लेंगे। फिर और भी हमने मेथड्स बनाई। मेरा तो ये कहना है कि हर नागरिक भी चैलेंज कर सकता है इसको, कि केवल क्यों सिविल सोसाइटी के लोग, क्यों पॉलिटिकल पार्टी के लोग, क्यों, मैं कह रहा हूं आप भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका वोटिंग राइट है आर्टिकल 326 में, आपको 19(1)(a) में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप तो राइट टू वोट को एक्नॉलेज किया है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ने। तो इसका मतलब आपका राइट टू वोट, तो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी है, यानी आपको ये तमाम राइट है कि आप जिसको वोट डाल रहे वो वहाँ गया नहीं, इसको आपको जो है वो जानने का अधिकार है। ये पूरा ईवीएम का प्रोसीजर वो आपको कहीं पे भी वेरीफाई करने का अधिकार नहीं देता। इवन जो वीवीपैट कह रहा है वो चिट्ठी आपके हाथ में थोड़ी दे रहा है, वो तो आपको केवल दिखा रहा है, अंदर बॉक्स में क्या कौन सी चिट्ठी गई आपको नहीं मालूम है, तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। देखो, वोट जो है वो विश्वास पे नहीं चलता है, वो एविडेंस प्रमाण पे चलता है। इस बात को समझने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारी मशीन पर विश्वास करो। अरे भाई क्यों करो? आपने कहाँ से बनाई, कैसे बनाई? कोई आपकी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति था क्या? आपकी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन है क्या इस लॉ के तहत? मैं फिर पूछ रहा हूँ, आप टीईसी की बात कर रहे हैं, दे आर वेदर दे आर दी ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन नहीं है। आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया? जब आपका कंप्यूटर का यह सॉफ्टवेयर बन रहा था, जब आपकी डिजाइन बन रही थी, तब पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे क्या वहां? नहीं थे। कोई इंडिया के नागरिक थे क्या उसमें? नहीं था। तो आपकी मशीन आपने कहाँ बनाई, कैसे बनाई? अच्छा, बना ली, फिर सर्टिफिकेट्स भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। तो जब मशीन ही इलीगल है तो उस पर मेरे लिहाज से जो है वो वीवीपैट की स्लिप भी अभी जो है वो इशू पुराना हो गया। वो पहले हम कहते थे इसको काउंट होना चाहिए, अब तो ऐसा है कि जब यहां मुझे दिखेगा कि कोर्ट को सिंबल वोट डाला, वहां हो सकता है कमल को निकले, तो मुझे तो जानने का कोई मौका ही नहीं है। मैं तो बोलूंगा हाँ कोर्ट को दिया मैंने वोट, दिख भी रहा है कोर्ट को, उधर कमल को गया, तो मेरे पास क्या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है? और जब आप पर्ची काउंट करोगे और इधर ईवीएम का काउंट करोगे तो सेम निकलेगा, क्योंकि कमांड उसने जो है कमल का ही दिया, अंदर से आपको केवल कोड दिखाया। तो जब स्लिप भी काउंट करोगे और ये भी काउंट करोगे तो इक्वल मिलेगा। तो इसलिए जो कांग्रेस कह रही है कि भाई नहीं हमको पर्ची हाथ में दो और ये करो, हाँ ये एक हो सकता है कि पर्ची बाहर निकले, हाँ, और फिर वो एक डब्बे में डाली जाए और फिर काउंट हो, तो वो एक हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी जब ये मशीन ही इलीगल है तो इलीगल मशीन से लीगल चुनाव कैसे हो सकता है? दैट इज द बेसिक पॉइंट। बिल्कुल, आपने जैसे जिक्र किया कांग्रेस का एक पिटीशन कोर्ट में पड़ा हुआ है, वामन मेश्राम बामसेप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका एक पिटीशन, और बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्ट में लोग गए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, उन्हें लगा कि ईवीएम टेम्पर हुई या हैक हुई, मैं तो जीत सकता था। ऐसी बहुत सारी केसेस जब कोर्ट में पेंडिंग है तो हम अपनी केस कैसे कोर्ट में उसको देखिए, ये जो लोग मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राजस्थान के चुनाव के बाद गए हैं वो इलेक्शन पिटीशन के तहत गए हैं, जी, दैट इज आफ्टर द इलेक्शन। और इसमें मैं कहूँगा एक ही पिटीशन अभी स्टैंडर्ड है मेरे जानकारी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में, वो एडीआर के पिटीशन है। लेकिन ये जो मैं बात कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी और इलेक्शन लॉ मिला के अगर देखा जाए तो ये इलीगल है, ये उसका भी कंटेंट नहीं है उस पिटीशन का, मेरी जानकारी के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे वो पिटीशन नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बाइंड किया जाए कि भाई ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं और ये दोनों लॉस के तहत ये इलीगल ऐसी ऐसी प्रूव होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जहाँ तक वामन मेश्राम जी के पिटीशन का सवाल है, कभी मुझे मालूम नहीं कि उसके कंटेंट क्या है, तो भाष्य करना ठीक नहीं होगा मेरा उस पर। तो लेकिन एडीआर का पिटीशन मेरे लिहाज से अभी सबसे जो है वो ठीक है।
और उससे ज़्यादा एडवांस पिटीशन एपीआई का है। ये सारे पिटीशन और सारे बात लोग आंदोलन कर रहे हैं, पिटीशन हो रही है, लोग कोर्ट में जा रहे हैं। अगर तमाम मुद्दे के बाद भी कुछ बात नहीं बन पाती है और देश का लोकतंत्र खतरे में दिखता है, तो एक एपीआई के अध्यक्ष के नाते, एम्बस के अध्यक्ष के नाते आपका स्टैंड क्या होगा देश में? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस में समय लगता है जी, तो दूसरा चांस है कि 543 सीटों पर ये पूरी इलेक्शन प्रोसीजर को 543 सीटों पर चैलेंज किया जा सकता है। और अगर बाकी पार्टी वालों को समझ में नहीं आता है तो मैंने आज एक ऑफर भी दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पार्टी से सब लोग आ जाओ, मैं फ्री में टिकट दे रहा हूं, क्योंकि एपीआई में हम पैसा तो कभी लेते नहीं टिकट का। आप मेरी पार्टी से खड़े हो जाओ और इस पूरे 543 सीटों पर मैं ईवीएम को चैलेंज करता हूं बिफोर इलेक्शंस, ड्यूरिंग इलेक्शंस, आफ्टर इलेक्शन ऑल्सो। बट हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, उसका रास्ता है, मेरे पास पिटीशन तैयार है। आई नो हाउ द लॉ ऑपरेट्स। आज तक किसी ने किया नहीं, मुझे मालूम है वो लॉ कैसे ऑपरेट होता है, और उसका मेरा पिटीशन बन के तैयार है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दैट इज द वन पार्ट ऑफ द पिटीशन। सेकेंड पार्ट ऑफ द पिटीशन तो मैं दिखा ही नहीं रहा हूं आपको, ये तो पहला पार्ट है जो मैंने दिया है। सेकेंड पार्ट अभी मेरे बस्ते में है, जो बैग में जो है उसको मैं ओपन करूंगा अप्रोप्रिएट समय पे। तो 543 सीटों पे अगर ईवीएम को चैलेंज हो जाए, ये तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं ये डुप्लीकेसी मत करो कि अगर इलेक्ट होके आ गए तो बोलो नहीं ठीक है, और फिर हार जाओ तो बोलो कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी। ये डुप्लीकेसी कांग्रेस के लोगों को कहूंगा छोड़ो। बिल्कुल, आप अगर ईवीएम को कहते हो कि ये गलत है तो ईवीएम से चाहे आप चुन कर आओ या चुन कर नहीं आओ तो गलत है। मैं ये कह रहा हूं जिस दिन जो कैंडिडेट चुन के आया वो भी अगर ईवीएम को चैलेंज करेगा कि मेरा चुनाव में इलेक्ट होके आया लेकिन ये सही है नहीं, ये वेरीफाई किया जाए, उस दिन ईवीएम हट जाएगी देश के अंदर से। बिल्कुल। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 2024 का चुनाव हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और तमाम भारत की प्रबुद्ध जनता आपको इस वक्त आवाज इंडिया टीवी पर देख रही है। इस चुनाव के मद्देनजर, संविधान को सुरक्षित रखने के मद्देनजर, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के मद्देनजर आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं कहूंगा कि भाई ईवीएम से चुनाव इलीगल है, इसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने लीगली चैलेंज करना चाहिए, और एक पब्लिक अवेयरनेस भी होना चाहिए, एक बड़ा जन आंदोलन भी होना चाहिए जो ऑलरेडी शुरू हुआ है। वो जितने जन आंदोलन हो रहे हैं उनको हमारा समर्थन है, मेरी वेल विशेस है उनके साथ में, चाहे हम उसमें फिजिकली हो या नहीं हो, लेकिन हमारा समर्थन है उनको। एक, क्योंकि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का अकेले विषय नहीं है, ये हर सिटीजन का विषय है। आज 102 करोड़ लगभग वोटर्स है, एलिजिबल वोटर 98 करोड़ कुछ दिखा रहे हैं, उसमें भी 2-2.5 करोड़ का मैनिपुलेशन है वोटर लिस्ट में, वो एक अलग विषय है। तो ये जो है हमारी वोटिंग राइट जो है, देखिए डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट वोटिंग राइट होता है, तो वोटिंग राइट को गारंटी करने का जो इशू है, तो ईवीएम कोई एपीआई का इशू नहीं है, कोई कांग्रेस का इशू नहीं है, कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस का इशू नहीं है, कोई बीजेपी का इशू नहीं है, वो सारे नागरिकों का इशू है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको लीगली चैलेंज करना चाहिए, और मैं तो कहूंगा कि नागरिकों ने भी लीगली चैलेंज करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं जब तक नागरिक लीगली चैलेंज नहीं करेंगे तो उनको भी राइट है, क्योंकि ये राइट जो मुझे मिलता है एज अ पार्टी वो उनको भी अवेलेबल है लॉ के अंदर में, तो ये उनको करना चाहिए। जब डेमोक्रेसी में चुनाव सही ढंग से होगा तब सही सरकारें बनेगी, वो जिसकी भी सरकारें हो वो सही सरकारें बनेगी, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी ठीक तरह से चलेगा। पर कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्टोरल सिस्टम में भी डिफेक्ट्स है जी, जो मेरा फाइंडिंग है, जिस पर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, तो इसलिए आज वो सब्जेक्ट नहीं है। मैंने 10 बिल दिए, आपको मालूम है। तो ये डेमोक्रेसी, एक्चुअली हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, मेरा ये क्लियर मानना है। ये लोकतंत्र नहीं, ये चुनाव तंत्र है हमारे देश के अंदर में। क्योंकि आप देखिए, अगर एक वोट से आपको घर बैठना पड़ रहा है और एक वोट से आप पार्लियामेंट या असेंबली जा रहे हैं, और जो गया पार्लियामेंट और असेंबली में उसको 51% भी वोट नहीं है जी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना हमारे जी। तो ये डिफेक्ट्स जो है, पर उस पर मैं आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट है ईवीएम को हटाना, और ये इलेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश की परिस्थिति अच्छी नहीं है। वन पार्टी रूल अगर आ जाएगा, इंडिया चाइना जैसा बनने की रास्ते पे है, ठीक है, और एक तो पाकिस्तान जैसे बनेगा, एक चाइना जैसे बनेगा, यानी कॉम्बो बनने वाला इंडिया जी। पाकिस्तान। क्योंकि हम धर्म की बात बहुत कर रहे हैं, तो जब धर्म की बात बहुत करेंगे तो यू आर गोइंग टू बिकम अ थियोक्रेटिक स्टेट, यस, जस्ट लाइक पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज। तालिबान, समझ रहे हैं, तालिबान इज एन एक्सट्रीम स्टेप, ठीक है, तालिबान ना भी बनो तो आप कोई और बन जाओगे, तो क्यों मैं नाम लूँ कोई कंट्रीज का, फिर उनको बुरा लग सकता है, पर पाकिस्तान जैसी कंट्री बनोगे। और अगर आप वन पार्टी रूल के तरफ जाओगे तो चाइना जैसे बनोगे। तो हमारा कंट्री चाइना और पाकिस्तान का कॉम्बो बनाने के पीछे जो है इस देश की जो रूलिंग पार्टी है वो प्रयास में है। तो ये जिम्मेदारी देश के लोगों की है कि वो इसको समझे, और ईवीएम जो जड़ है इसकी, तो इसको पहले जो है अगर हम इलीगली जो है
अगर रिमूव कर सके इलीगल करके, ये पूरा इलेक्शन में, ऐसा ना सोचे कि नोटिफिकेशन हो गया तो इलेक्शन खत्म हो गया, अब ईवीएम का कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं इलेक्शन भी होगा और ईवीएम को चैलेंज भी होगा। पहले तो मैं नोटिफिकेशन के पहले ही इसको एडजर्न करना चाहता हूं, पर अगर नहीं माना और इलेक्शन हुआ तो भी इसको चैलेंज रहेगा, और इलेक्शन खत्म होने के बाद भी चैलेंज रहेगा। तो वो प्रोसीजर मुझे मालूम है, मैंने उसको ऑपरेट कर लिया है। इसका ये पहला पार्ट है। 5-6 स्ट्रेटेजी है मेरे पास में, एक एक समय पर आपको जो है वो डिस्क्लोज करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकतंत्र और संविधान को इस देश में बरकरार रखना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जरूरत है। और देश के बहुत सारे लोग ये मानते नहीं कि अगर ईवीएम से होगा तो हमारा वोट चोरी नहीं होगा। लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो ताकि हम हमारे देश के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ सुरक्षित रहें। विजय मानकर साहब, अपने बहुत बेशकीमती वक्त अपना निकाला, यहाँ आए और ईवीएम के तमाम मुद्दे पर लोगों को जनजागृत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू आवाज इंडिया। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।